गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है? आप सबकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा होगा। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और वीडियोस को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज अपनी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेल साइकिल। और सेल साइकिल के जो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सेल साइकिल नहीं पढ़ा रही आपको, क्योंकि सेल साइकिल सर ने पढ़ा दिया है। आप स्टार्टिंग के वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको सेल साइकिल के वीडियोस दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस आपको सेल साइकिल के वो इवेंट्स बता रही हूँ जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आप थ्रू द पॉइंट एकदम चीज़ें जान जाओ कि ये सेल साइकिल एक्चुअल में कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो मैं ये जो सेल साइकिल यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ आज आपको, ये बहुत शॉर्ट में मैंने एक गैदर किया है कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस जनरेट हो, जैसे नीट में और आपके बहुत से ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसकी आज बात करेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर के आप लोग बैठ जाइए, बिल्कुल वेट मत करिए और फटाफट अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, तो क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्लस इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो बच्चों प्लीज़ अपने पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ। चलो फटाफट जल्दी जल्दी तो शुरू करते हैं हम लोग आज ये सेल साइकिल के फेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बेटा ये आता है कि ये सेल साइकिल के फेजेस की बात हम किसके लिए कर रहे हैं। तो पहले हम ये हमेशा याद रखेंगे कि हम ये जो सेल साइकिल के फेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हम यूकैरियोट्स के लिए बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेल साइकिल के इवेंट्स की तो हम यहाँ यूकैरियोटिक की बात करें, क्योंकि अगर आप ईस्ट की देखोगे सेल साइकिल की तो वहाँ पर आपको 96 से 98 आवर्स की दिखेगी। लेकिन यहाँ ह्यूमंस की जब भी बात कर रहे हो या यूकैरियोट्स की बात करते हो तो ये सेल साइकिल की फेजेस कितने घंटे की चलती है? टोटल 24 आवर्स की आपकी रन आउट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरा बात आता है अब यहाँ पर कि ये जो सेल साइकिल के इवेंट्स हैं, ये जो सेल साइकिल है वो किस लिए चलाई जाती है, वजह क्या है? वजह तो बहुत है, बट उसके सबसे सिंपलेस्ट वजह हम आपको बताते हैं। सर ने डिटेल में पढ़ाया, आप उस वीडियोस को देख भी सकते हो। मैं एक सिंपल सा आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपकी सेल्स डैमेज हो जाएं, जैसे मान लीजिए आपको अभी चोट लग जाए, आपको चोट लगी है तो आपकी सेल्स क्या हो गई? डैमेज हो गई है, सेल्स का डैमेज हो गया है। अब ये सेल्स डैमेज हो गई हैं तो इस सेल को रिपेयर कैसे हो जाता है? वापस से आप देखते हो वापस से सेल्स क्या हो जाती है? रिपेयर हो जाती है, वापस से वो सेल्स वापस से आपकी जनरेट हो जाती है। तो वो कैसे आई? इसी सेल साइकिल के फेज़ की वजह से, क्योंकि इसका काम क्या है? रिपेयर करना, ठीक है। ये क्या करती है? आपकी रिपेयर प्रॉपर्टी रखती है और रिपेयर करने का काम करती है। तो सेल साइकिल का इवेंट क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ पर रिपेयर मैकेनिज्म चल सके। रिपेयर करने का मतलब कोई भी चीज़ ठीक हो सके, वापस से आपको जो चोट लगी हुई है वो वापस से आपका ठीक हो सके, चल सके, अच्छे से फाइनली वो डेवलप कर ले वापस से सेल्स। इसलिए हम यहाँ पर सेल साइकिल के इवेंट चलाते हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं कि सेल साइकिल के इवेंट्स चलते क्यों हैं, ठीक है। उनमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको लेकर के यहाँ पर समझाया, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस हैं इसलिए मैं बहुत सिंपल में समझा रही हूँ आपको, ठीक है। बाकी अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो सेल साइकिल है वो कितने फेजेस में चलता है? 2 फेजेस में। वो क्या है? आपके पहले जो आपको कहते हो, आप उसको कहते हो इंटरफेज, और दूसरा क्या है? आपका एंड फेज। इंटरफेज की अगर हम बात करें तो इंटरफेज वो फेज है जहाँ पर आपका क्या होता है? बहुत प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन किस चीज़ की? ये सेल साइकिल जो चल रहा है, सेल साइकिल में क्या होता है? सेल पहले तैयारी करती है, ठीक है। तैयारी करने के बाद आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो? किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने 1 साल उस एंट्रेंस की प्रिपरेशन किया, खूब अच्छे से किया। एक बार अगर आपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वो एग्ज़ाम आपके लिए क्या है? डिवीज़न फेज़ है। तो यहाँ पर पहले ये जो तैयारी जो हो रही है, जैसे मान लो कोई गेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर में और आप क्या कर रहे हो? उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि सेल की ग्रोथ हुई है कि नहीं, सामान बनाए कि नहीं बनाए, पूरी तरह से तैयारी हुई है कि नहीं, प्लेटिंग हुई है कि नहीं हुई है, हर एक चीज़ की उस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सेम यहाँ पर भी है बेटा, सेल साइकिल, सेल को ग्रोथ करानी है। आपको मान लीजिए कोई चीज़ को आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप चेक करोगे ना कि वो सही से है कि नहीं, वो दिख रहा है, सुंदर है कि नहीं, बैठने में अच्छा है या नहीं है, तो आप सारी चीज़ें चेक करते हो। वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे? सेल अभी डिवाइड तो एम फेज़ में होगी, एम फेज़ को हम कहते हैं डिवीज़न फेज़। और ये जो इंटरफेज़ है जिसके अंदर कौन कौन आता है? G1, S और G2, ये मोर एक्टिव फेज़ है। अब ये एक्टिव फेज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ चेक की जाएगी, सेल का न्यूट्रिशन चेक किया जाएगा, ठीक है, सेल रेप्लिकेशन कर रही है या नहीं कर रही है ये चेक किया जाएगा। बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो यहाँ पर चेकिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले चेक करेंगे कि सेल जो डिवाइड करने जा रही है ना, आप अगर अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी उस तरह से है भी या नहीं है, आप उस तरह से मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं है। मान लीजिए आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर लिया बट एट ए टाइम आप रिवीजन ही नहीं कर पाए, तो वो रिवीजन नहीं हो पाया तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकला। तो सेम यहाँ पर भी है कि आपका जो जीवन फेज़ है, यहाँ पर हम लोग भी पढ़ेंगे कि हर एक फेज़ की अपने अपने इवेंट्स होते हैं।
तो यहाँ पर जो जीवन जो यहाँ पर एक्चुअल में G0, G1, S, G2 होता है, बट G0 फेज जो कि जिसको हम क्वेसेंट फेज स्टेट कहते हैं, ये स्टेट क्या होता है, इस स्टेट में ये तब काम करता है जब यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छे से ना हो पाई और तो हम इसको वापस से इस फेज़ में भेजते हैं। और ये नीट पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि G0 फेज़ को आप किस नाम से जानते हो। अब यहाँ पर पहला आते हैं कि इंटरफेज़ में जो 3 फेजेज़ है G1, S, G2, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला कि G1 जो फेज़ है उसको आप क्या कहते हो, गैप 1 कहते हो, और यहाँ पर आपको इसी फेज़ को आप कहते हो प्री सिंथेसिस फेज़। प्री सिंथेसिस फेज़ क्यों कहते हैं अभी हमको पता चलेगा। प्री का मतलब जहाँ पर भी प्री वर्ड आए तो आप समझोगे पहले, जब भी प्रो आए मतलब बाद, ठीक है। तो प्री का मतलब यहाँ पहले, मतलब पहले की बात हो रही। सिंथेसिस मतलब कोई भी चीज़ बनने की बात हो रही, तो पहले से सिंथेसिस क्यों हुई है, मतलब कहीं और सिंथेसिस हो रही है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो G1, पहले हम ये समझे कि जो G1 फेज़ है उसको हम कहते हैं क्या है, गैप 1। S फेज़ को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज़, और G2 फेज़ को हम गैप 2, और M फेज़ जो जिसको हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये कितने घंटे चलती है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे की बात कर रहे हैं। तो आपको हर बुक में मॉडिफिकेशन ये देखने को मिलेगा, जैसे इंडियन राइटर में कुछ मिलेगा, फॉरेन राइटर की बुक में कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये कितने घंटे चलती है, 12 से 14 घंटे ये चलती है G1 आपकी, S आपकी 6 to 8, और ये G2 4 आवर, और M फेज़ जो आपकी 1 आवर चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले बनता है वो है आपका यहाँ पर प्री सिंथेसिस फेज़। प्री सिंथेसिस कहने का मतलब, क्योंकि जब आप S फेज़ की बात करेंगे तो कम यहाँ पर X फेज़ में एक्चुअल में आपको सिंथेसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि आप इसी को सिंथेसिस फेज़ कह रहे हो। अब ये सिंथेसिस क्या होता है बेटा, मैंने आपको रेप्लिकेशन कई बार पढ़ाया है, कई बार हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा है। रेप्लिकेशन जो होता है वो किस फेज़ में होता है, S फेज़ में होता है, ठीक है। अब ये S फेज़ में रेप्लिकेशन का मतलब क्या था, DNA से वापस से DNA बनना। इसी इवेंट को हम क्या कर रहे थे, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये रेप्लिकेशन विदाउट किसी एंजाइम के बिना नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम किस लिए हमको चाहिए, जब हम रेप्लिकेशन करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि S फेज़ क्या है, सिंथेसिस फेज़ है। सिंथेसिस मतलब किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, सिंथेसाइज्ड हो रहा है, दोबारा से DNA बन रहा है, एक DNA से दोबारा DNA बना रहे हो। बट वो एंजाइम जो कि DNA पॉलीमरेज है उसको यहाँ बनना चाहिए था S फेज़ में, लेकिन वो S फेज़ में नहीं बनेगा। वो हमेशा कहाँ बनता है, आपका DNA पॉलीमरेज एंजाइम की जो सिंथेसिस है वो आपको किस फेज़ में देखने को मिल रही है, आपका G1 फेज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ऐसा क्यों, इसीलिए आप बोल रहे हो कि प्री सिंथेसिस मतलब कि जो आप सिंथेसिस करने जा रहे हैं, DNA से DNA बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, वो एंजाइम आपको कहाँ पर पहले से सिंथेसाइज हो जाना चाहिए, G1 फेज़ में हो जाना चाहिए। इसीलिए आप इसको कहते हो प्री सिंथेसिस फेज़, ठीक है। और सिंथेसिस कहाँ हो रही है, आपका हो तो सिंथेसिस रही है आपकी S फेज़ में, लेकिन प्री सिंथेसिस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो प्री सिंथेसिस स्टेट कौन सी है, आपकी G1। क्यों, क्योंकि जो DNA रेप्लिकेशन के लिए आपको एंजाइम चाहिए, DNA पॉलीमरेज, वो आपका किस फेज़ में बनता है, G1 फेज़ में। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपको लेके बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लग रहा हो कि मैम इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैम थोड़ा इजी करके बताइए, इस चीज़ को समझ नहीं आए प्री सिंथेसिस और S फेज़। अभी आ जाएगा, परेशान मत हो भाई, मैं हूँ ना। तो आपका जो ये जो G1 फेज़ में जो आपने बोला कि आप मान लीजिए कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट आ रहे हैं तो आ जाएंगे तो आप खाना बनाएंगे, या फिर आप पहले से खाना बना कर रखेंगे ताकि वो आ जाए तो आप तुरंत सर्व कर सकें। सेम यहाँ पर भी है बेटा, आप पहले जब आप रेप्लिकेशन करा रहे हैं तो क्या आप रेप्लिकेशन का एंजाइम ढूंढने जाएंगे कि वो बनाए कि नहीं बनाए। तो उसी तरह यहाँ पर रेप्लिकेशन का एंजाइम पहले से बन गया है, ताकि आप जब रेप्लिकेशन कराएं तो आपको दिक्कत ना हो, तुरंत रेप्लिकेशन हो जाए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर करते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा G1 फेज़ में बनता है, लेकिन रेप्लिकेशन जो होता है वो कहाँ होता है, S फेज़ में होता है। अब यहाँ पर क्या है, G1 फेज़ में एक और चीज़ देखने को मिलती है, सेल की ग्रोथ। अब ये सेल की ग्रोथ क्या होती है, सेल की ग्रोथ आपको पता है कि जब भी अगर हम इसको भी ब्रेक करेंगे तो अर्ली G1 लेट G1 में आता है। तो अर्ली G1 की अगर हम बात करें, अब ये सेल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, सेल ग्रोथ कहने का मतलब सेल ग्रो कर रही है। ग्रो कैसे करेगी, नंबर में बढ़ेगी, साइज में बढ़ेगी, तो उसी को ग्रो कहोगे। तो यहाँ पर जो सेल, ये जो सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो साइटोप्लाज्म आपको देखने को, ये जो साइटोप्लाज्म है ये अभी क्या है, कम है। आफ्टर सम टाइम आप लेट G1 फेज़ में देख रहे हो, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ हुई, मतलब सेल का साइज पहले कितना था, इतना था, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन इतना था, लेकिन सेल की साइज क्या हो गई, बढ़ गई आफ्टर सम टाइम लेट G1 में। तो सेल की ग्रोथ किस फेज़ में देखने को मिल रही है, आपको G1 फेज़ में देखने को मिल रही है, और वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख भी रहा है। अब जब भी हम G1 फेज़ की बात करते हैं, हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बच्चा, कि G1 फेज़ जो होता है वहाँ पर वन सेल
और 1 न्यूक्लियस की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम एम फेज़ में आएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। जब भी ये एक पेन है, एक पेन कंप्लीट है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें 1 सेल 1 न्यूक्लियस है। लेकिन जब अगर हम ब्रेक कर देंगे, इसी पेन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेल 2 न्यूक्लियस। तो 2 सेल 2 न्यूक्लियस, इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ICMR और इन सब में आप देखोगे तो क्वेश्चन जनरेट हुआ है। तो 2 सेल 2 न्यूक्लियस आपको इवेंट कहाँ देखने को मिलता है, एम फेज़ में, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न हो गया, 1 से 2 सेल बन गए, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आपकी ओल्ड सेल से क्या बन गई, 2 न्यू सेल्स बन गई। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जीवन फेज में आपको क्या है, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, मतलब सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और DNA पॉलीमरेज एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, इसीलिए आप कहते हो प्री सिंथेसिस। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि CSIR तक के क्वेश्चंस में आया हुआ, CSIR में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये जो आप बोलते हैं कि 2N 2C, ये 2N 2C पहले तो है क्या, क्योंकि आपसे पूछा गया, इस पर बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत इनसे इंट्रेंसेस में। 2N 2C क्या है, 2N क्या दिखा रहा है, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि 2N की जब भी बात हम करते हैं तो ये क्या दिखाता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब भी हम बात करते हैं तो हमारा क्रोमोसोम किस में है, सेट में है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, हम बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या है, एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। तो जो 2N दिखा रहा है यहाँ पर, 2N जो है वो क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जो 2C है, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्रोमोसोम क्या है, DNA का कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना, DNA को अगर कॉम्पैक्ट कर दिया है तो वही आपका क्या है, क्रोमोसोम है। इसी के अंदर आप क्या है, आप अगर आप इसको देखोगे तो ये DNA है। तो आप मुझे बताओ, एक क्रोमोसोम कितने DNA को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक DNA को। तो आप चाहे 1C बोले चाहे 1D बोले, बात एक ही है, ठीक है। आप चाहे 1D बोले चाहे 1C बोले, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 1C क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ DNA, यहाँ पर DNA का नंबर कितना है वही दिखा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2N रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि DNA का कंटेंट कितना है, DNA का नंबर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आएगा क्वेश्चन कि जीवन फेज में आपको अभी डिवीजन फेज तो हुआ नहीं है, तो जीवन फेज में अभी सेल्स आई हुई हैं, तो बताइए उसमें कितना रहेगा आपका, 2N 2C रहेगा। तो जीवन फेज में आपको क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट डिप्लॉयड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, डिप्लॉयड, 2N 2 वाला फॉर्म कौन सा है, डिप्लॉयड। तो इसीलिए हमें कंप्लीट डिप्लॉयड फॉर्म किस में देखने को मिल रहा है, जीवन फेज में। एस फेज की अगर हम बात करें, अभी आपने सुना कि एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, DNA से DNA बनता है, इसी को रेप्लिकेशन कहते हो। तो आप मुझे बताओ कि जब DNA से DNA बन रहा है, एक DNA बना तो उसमें क्या था, 2N 2C, ठीक है। जब दोबारा से एक और DNA बनाया, मान लो यहाँ पर एक और DNA बनाया, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर से 2N 2C हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ पूरा कितना हो जाएगा, कंप्लीट 2N 4C, क्योंकि क्रोमोसोम नहीं चेंज होंगे, क्रोमोसोम तो कितना ही होगा, 2 ही होगा, 4 नहीं हो जाएगा। लेकिन DNA का क्या होगा, DNA का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ है। रेप्लिकेशन में क्या होगा, दो चीज़, एक DNA दोबारा फिर से बन गया, तो नंबर ऑफ DNA क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्योंकि रेप्लिकेशन में नंबर ऑफ DNA आप बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ आप डिप्लॉयड सेट ये नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या है, नंबर ऑफ DNA क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आप बताओ जब भी आप एस फेज की बात करोगे तो 2N 4C आता है। 2N 4C, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि 2N 4C का इवेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, एस फेज में। तो ये कंप्लीट डिप्लॉयड फेज नहीं है, ठीक है। अब G2 की बात करते हैं, तो G2 फेज़ में क्या होता है, जो कि गैप 2 फेज़ है। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आपका सेल का न्यूट्रिशन क्या है ना, सेल ग्रो कर गई है सेल। अब क्योंकि सेल G2 फेज़ में हम क्यों सेल का न्यूट्रिशन चेक करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन इसलिए चेक किया जाता है कि न्यूट्रेटिव है कि नहीं, सेल डिवाइड होने जा रही है भाई, एम फेज़ में डिवीज़न होने जा रहा है, तो न्यूट्रिशन का लेवल होना चाहिए कि नहीं, आपको आपके अंदर वो आप डिजीजेबल तो नहीं है, आप ठीक तो है ना। तो ये चीज़ आपको सेल को ये चेक करना रहता है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन का लेवल क्या है। तो न्यूट्रिशन लेवल हम किस में चेक करते हैं, G2 फेज़ में, और भी बहुत से इवेंट हैं। तो अब आप बताइए, एस फेज़ में क्या था, 2N 4C था, तो G2 फेज़ में भी क्या रहेगा आपका, 2N 4C ही रहेगा, क्योंकि यही चीज़ आगे मूव करेगी। तो आप अगर आपसे और अगर आप एम फेज़ में देखने जाएंगे तो एम फेज़ में क्या होगा, एम फेज़ में चीज़ें फिर से क्या हो जाएंगी, ये क्रोमोसोम में फिर से दोबारा क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिवीज़न हो जाएगा। तो जब डिवीज़न हो गया, वापस से आप क्या हो गए, डिवाइड हो गए, एक सेल थी वो वापस से डिवाइड हो गई, तो वो आपका क्या बनेगा, 2 सेल 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। तो 2 सेल 2 न्यूक्लियस वाला इवेंट कहाँ देखने को मिलेगा, माइटोटिक फेज़ में,
और ये कितने घंटे चलती है, एक घंटे। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिवीज़न देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपका यहाँ पर जो मिलेगा आपको किस तरह का मिलेगा, 2N 2C वाला ही इवेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर CSIR ने भी बनाया है और गेट में भी पूछा गया है, कई ऐसे जगह है, नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि आप मुझे बताइए कि इस पूरे के पूरे इवेंट में आपको कंप्लीट डिप्लॉयड फॉर्म कहाँ देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीट डिप्लॉयड फॉर्म आप बताओ, आप बताओ मुझे कि कंप्लीट डिप्लॉयड फॉर्म आपको किस फेज़ में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आप खुद बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चलो फटाफट बताओ कि कंप्लीट डिप्लॉयड फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिला है, बताइए। ध्यान से देखो भाई, एनालाइज पावर बढ़ाओ, अपनी आंखें बढ़ाओ, ध्यान से देखो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो आपका कंप्लीट डिप्लॉयड मतलब 2N 2C वाली बात, तो 2N 2C वाली बात किस फेज़ में हमें देखने को मिल रहा है, एक तो G1 फेज़ में दिख रहा है और एक किस फेज़ में मिल रहा है, M फेज़ में देखने को मिल रहा है। तो सोचिए CSIR जैसा इतना हायर इंस्टीट्यूट वाला एग्ज़ाम, उसमें ये चीज़ें छोटी सी पूछी जा रही हैं, इसका मतलब कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2N 4C वाला इवेंट कहाँ देखने को मिल रहा है, तब आप क्या बताओगे, S और G2 फेज़ में। ठीक है, तो ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। एक और चीज़ कि जब भी हम एस फेज़ की बात करते हैं तो सिर्फ हमेशा ये मत याद रखना कि एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोन की सिंथेसिस होती है। आप हमेशा, मैंने आपको पढ़ाया है कि क्रोमेटीन वाली बात, तो क्रोमेटीन क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन। डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज, और हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन और डीएनए क्या है, निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज जब ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमेटीन। ये क्रोमेटीन बनाते हैं, राइट, ये क्रोमेटीन बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर डीएनए, हिस्टोन भी जब रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए है तो भाई हिस्टोन तो होगा ही। तो हिस्टोन भी की सिंथेसिस कहाँ आपको देखने को मिलती है, हमेशा याद रखना कि एस फेज़ में देखने को मिलती है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ें मुझे बतानी है एम फेज़ के बारे में। जब भी हम एम फेज़ की बात करेंगे तो उसको माइटोटिक फेज़ कहते हैं। एम फेज़ को डिवाइड किया गया है मियोसिस और माइटोसिस में, ठीक है। और जब मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की हम वहाँ बात करते हैं। पर बेटा यहाँ पर दो बातें हमें बहुत ज़रूरी है समझना, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। TFIR का एग्ज़ाम हुआ था 2019 या 20 का क्वेश्चन है कि क्या आपको पहले कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलती है या साइटोकाइनेसिस, और ये कैरियो और साइटोकाइनेसिस आपको देखने को मिलती कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और TFIR ने पूछा भी हुआ था, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, आप जब भी एम फेज़ की बात करते हो तो 5 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो आपको इवेंट देखने को मिलता है, मतलब साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो हमेशा पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, तब जाकर के साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप प्रोफेज पढ़ते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरियोकाइनेसिस को। मतलब कैरियोकाइनेसिस होती है तब उसके बाद आपको साइटोकाइनेसिस मिलती है, देखने को मिलती है। तो कैरियोकाइनेसिस वाला इवेंट कौन सा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्योंकि अगर आप प्रोफेज की बात करोगे तो ये प्रूफ भी मैं अभी थोड़ा सा कर दे रही हूँ आपको कि जब भी आप प्रोफेज की बात करते हो तो आप बोलते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस हो रही है, न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप आपकी क्या हो रही है, गायब हो रही है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप का गायब होना, न्यूक्लियस रही होगी तभी तो गायब हो रही है। तो ये चीज़ आपका क्या दिखा रहा है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होती है तब जाकर के साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीज़न होता है। इसीलिए आप वहाँ पर हर एक सेल में N+C का रेशियो बताते हो, और ये रेशियो अगर घटता और बढ़ता है तो हमें कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए न्यूक्लियर अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो बताते हो, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस पहले होती है, देन आपकी साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये आपका इतना जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ये फेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस थे, और इन सभी पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन सभी पे क्वेश्चंस बन चुके हैं और बनते रहेंगे भी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।